Hi, this is Tushar, and here's wishing all the viewers of SNI a very Merry Christmas and a Happy New Year. हाय नमस्कार, मैं कुमार सानू एसएनआई के सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। नोएडा के सेक्टर 110 स्थित यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के निर्देशक यथार्थ त्यागी जी से आज हम मुलाकात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, क्योंकि यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के जो निर्देशक यथार्थ त्यागी जी हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना का जो आरंभ किया है। योजना का जो आरंभ किया गया है उसमें 50 गांव चुने गए हैं और जो योजना का जो नाम है वो स्वस्थ गांव सुखी गांव के नाम से योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इस योजना का जो लक्ष्य है वो कितने समय में पूरा किया जाएगा, इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है और इसके समापन होने के पश्चात अगला कदम यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के निर्देशक यथार्थ त्यागी का क्या होगा, आइए उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। आपके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के अंतर्गत आपने स्वस्थ गांव और सुखी गांव की जो योजना का आरंभ किया है, इसका जो विचार है सर वो कहाँ से आया? देखिए, स्वस्थ गांव सुखी गांव मतलब कि जिन गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी होंगी, जहां के गांव के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, वह गांव सुखी होगा। इस पहल की सोच हमें गांववासियों के बीच से ही आई। ग्रेटर नोएडा के आसपास के जो गांव हैं, जब हमारी टीम वहाँ पे गई, वहाँ के प्रधानों से मिली, वहाँ के लोगों से मिली, तो हमें पता चला कि गांव का एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो बड़े हॉस्पिटल में महंगा इलाज होने के कारण वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पाता। काफ़ी बड़ा तबका वंचित रह जाता है स्वास्थ्य सेवाओं से, जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। तब हमें लगा कि अगर इन गाँव के लिए अगर कुछ इस तरह की एक पहल करी जाए, जहाँ पे सभी को कुछ डिस्काउंटेड कार्ड्स के ज़रिए स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, तो गांव वालों ने ही हमें इसके बारे में बताया। उन्होंने ही हमसे अपील करी कि इस तरह का कुछ अगर गांव के लिए होगा तो अच्छा हो सकता है। तो इसकी सोच हमें गांववासियों के बीच से ही आई। तो सर, जो गांव के बीच से सोच आई है, इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि आप गांव के टच में हमेशा शुरू से ही रहे हैं? बिल्कुल भाई, हम भी गाँव के ही वासी हैं। ग्रुप के जो चेयरमैन है डॉक्टर अजय त्यागी फादर और डॉक्टर कपिल त्यागी, हमारा बुलंदशहर के पास एक गांव है शाना, कम से कम 20 किलोमीटर दूर से है। तो उन्होंने तो खूब खेती करी है, सब चीज़ें गांव की देखी है, दादा दादी जी हमेशा गांव में ही बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर गांव के लिए कुछ ना कुछ तो फ़र्ज़ बनता है हमारा करना। तो गांव वालों से तो हमेशा ही एक अलग जुड़ाव रहा है हमारा, और जितना स्नेह और प्यार गाँव वालों के बीच जाके मिलता है तो वो अच्छा लगता है। तो तभी हम गाँव में गए और तभी ये सब चीज़ें वहाँ से पहल शुरू हुई। शहर में आने के बाद भी जो गांव की एक छाप है वो आज भी आपके जो विचारधारा की बात करूं वो अलग होती नहीं दिखती है? नहीं, बिल्कुल, और कभी होगी भी नहीं। अगर ग्रामीण भारत में डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर शहरी भारत के डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा। तो ज़रूरी है गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और अभी नहीं, हमेशा से यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल इस विचारधारा के साथ चलता रहा है कि जितने भी गांव के लोग हैं वो एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मिलें। सर, कोरोना काल का जब समय चल रहा था तो आपने 200 बेड की सेवा भी निवासियों के लिए दी थी और सरकार की मदद में अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या लक्ष्य था उसके पीछे? फिर ये जो विचार था 200 बेड का देने का, वो कैसे आया? अगर हम उस समय की बात करें तो वो एक कठिन समय था। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय काफ़ी चीज़ें थी कि उस समय की अगर हम बात करें तो लोग तो कोरोना हॉस्पिटल के सामने वाली रोड से भी जाने में डरते थे। इतना डर था उस समय, कुछ क्लियर नहीं था क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, कब तक चलेगा, कितनी मॉर्टेलिटी होगी। और डर नहीं लगता था अगर हमारे स्टाफ को हो गया कोरोना तो क्या होगा। भाई, स्टाफ के लिए काम करना आसान नहीं था, डॉक्टरों के लिए, सबके घर वाले होते हैं। हमारे बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरे कोरोना काल में घर अपनी फैमिली से अलग रह के फ्लैट में सुबह ड्यूटी करते थे, रात को जाते थे, फिर 1 महीने बाद अपनी फैमिली से मिले हैं। तो उस समय शुरू में जब देखें तो केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। उस समय बस गवर्नमेंट
हॉस्पिटल ही कोरोना में थे। तो हमें लगा कि प्राइवेट अस्पतालों को, दिल्ली में तो आ गए थे प्राइवेट अस्पताल, पर यूपी में नहीं थे उतने। तो अब अगर हम सोचें तो प्राइवेट अस्पताल कोरोना की लड़ाई में जब योगदान में सामने आए तो देखें तो पूरे ज़िले में अच्छा काम भी हुआ है। कोरोना का संक्रमण जो था ठीक से मैनेज हुआ है। ऐसा नहीं था कि भाई बेड की मारामारी हो रही है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलके गौतम बुद्ध नगर में कोरोना काल में जो काम करा है वो काफ़ी अच्छा काम करा है, और उसमें ही हमारा था जो भी योगदान उसमें हो पाए। हाँ, ज़रूर ये बात है कि हमारा एक पूरा हॉस्पिटल जो था वो पूरा हमने कोरोना के लिए कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा बेड्स उसके ज़रिए हो गए थे, और काफ़ी अच्छा उसमें हमें हमारे डॉक्टर्स की जो मेहनत थी जो कोरोना काल में, उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई कोरोना में से। तो 200 बेड का जो आपने समर्पण दिया निवासियों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए, क्या उसमें सिर्फ नोएडा वासियों को लाभ मिला है या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उसका लाभ उठा सकता था? नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर के लिए तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो गौतम बुद्ध नगर के लोग ही उसमें रहे थे। पर हाँ, ज़रूर है कि अगर कोई बाहर के ज़िलों से लोग आते थे तो उनका भी वहाँ पे इलाज होता था, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में तो फिर भी दिल्ली पास है, यहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ थी। पर अगर आप पूरे यूपी की बात करें, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, गोरखपुर में, वहाँ से लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि पूरे यूपी में बाकी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बड़े नहीं थे जितने गौतम बुद्ध नगर में थे और जितने बड़े दिल्ली में हैं। तो वहाँ का भी काफ़ी पेशेंट्स आए। बट हाँ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा पेशेंट्स और सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट हुआ वो गौतम बुद्ध नगर वासियों का ही हुआ। और उसमें जो अगर मैं स्थान के हॉस्पिटल की बात करूं तो प्रथम स्थान यथार्थ का आता है सेवा देने में, या जो है? नहीं, सभी हॉस्पिटल में अच्छा काम करा है। और हम एक ये चीज़ भी आपको बताना चाहिए कि 200 बेड की जो परमिशन थी हमने इसको एक्सटेंड करवा के 450 बेड कर दिया है। तो जब कोरोना बढ़ा तो हमारे 200 के 200 बेड पूरे हो गए थे। फिर ये बात आई कि अब कैसे ट्रीटमेंट करें। तो करीब 1 महीने के पहले की बात है, हमने सीएमओ सर से बात करी और उन्होंने जो परमिशन 200 बेड की वो 450 बेड की कर दी है इस समय। तो हमारे पास 450 बेड की कैपेसिटी का कोरोना हॉस्पिटल था, जो कि मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल था। तो अच्छा लगता है कि कोरोना के समय हमारे जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरह का काम करा। तो आगे भी चल के जब कोरोना ख़त्म होगा, हम चाहेंगे कि उस हॉस्पिटल में जो कोरोना के समय जो लोगों में और जो स्टाफ में जो डेडिकेशन, जो मोटिवेशन आया है, काम के प्रति एक लगाव आया है, वो कोरोना के बाद भी चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया तो अब जैसे पहले चलते क्लास चले। हमें कोरोना से ये सीखना चाहिए कि जिस तरह से जो आगे बढ़ के स्टाफ आया है, इसी प्रेरणा से ही आगे नॉन कोरोना में भी काम चलता रहना चाहिए सभी अस्पतालों में। अच्छा सर, मैं अब बात करना चाहूँगा जो स्वस्थ गांव सुखी गांव योजना का जो आरंभ किया है आपने, तो सर उसमें ग्रेटर नोएडा के आपने 50 गांव चुने हैं। क्या 50 की गिनती कुछ महत्वपूर्ण जो है लगती है आपके लिए, या जो है यूं ही बस? नहीं, मुझे तो लगता है 50 गांव भी काफ़ी कम है। जितने गांव तक जुड़ा जाए उतने गांव को जुड़ना चाहिए, और हमें ही नहीं सारे अस्पतालों को इसमें जुड़ना चाहिए। भाई अगर आप सोचें तो जितने भी अस्पताल हैं, अगर 50-50 गांव का जिम्मा उठा लें, जितने भी अस्पताल हैं बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, तो स्वास्थ्य सेवाएं कितने अच्छे स्तर पे करी जा सकती हैं ये हम सब समझते हैं। शुरू में अभी 15 गांव से हम जुड़ गए हैं। दनकौर, कासना, खानपुर, साकीपुर, ये सब गांव हैं और भी हैं। इसके साथ साथ कुछ नोएडा के गांव हैं, पहले ही हम उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि गेझा, भंगेल, सलारपुर, याकूबपुर। तो धीरे धीरे और भी गांव में हम जुड़ेंगे, और मुझे लग रहा है जितने गांव में जुड़ा जाए उतना कम है। तो 50 की संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। सर जो लक्ष्य है इसका, वो समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? कितने समय तक इस लक्ष्य को पूरा किया देखिए, इसका जो लक्ष्य है, भाई सारे अस्पताल कहते हैं कि आप हॉस्पिटल आइए, यहाँ पे ये इलाज होगा। हमारा जो उद्देश्य है स्वस्थ गांव सुखी गांव को, ये है कि उन गांव में जागरूकता, प्रिवेंशन, अगर हम बात करें प्रिवेंशन मतलब कि बचाव। अभी भी हमारे देश में ट्रीटमेंट पे तो फोकस होता है पर प्रिवेंशन पे फोकस नहीं होता। तो हमारा इस स्कीम के ज़रिए ये उद्देश्य है कि गांव में प्रिवेंशन पे, मतलब कि हम वहाँ पे जाएं, लोगों को जागरूक करें कि कैसे बचाव करा जा सकता है, अच्छे लाइफस्टाइल कैसे जिए, अच्छी जीवन शैली कैसे करें। वो गांव स्वस्थ गांव होगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उस गांव से सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ठीक हों। हमारा ये वो गांव स्वस्थ ही हो, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो क्या सर ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जो गांव के लोग हैं उन्हें अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पाती, जिसके तहत आपने इस योजना का आरंभ किया है? बिल्कुल भाई। और अच्छी चिकित्सा अब हम देखें तो गौतम बुद्ध नगर में अस्पताल हैं जो वो चिकित्सा प्रोवाइड कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबिलिटी है उसकी लैकिंग है।
क्वालिटी हेल्थ केयर है बट अफोर्डेबल हेल्थ केयर अभी नहीं है। तो इस स्कीम के ज़रिए वो अफोर्डेबिलिटी भी हम काफ़ी लोगों तक आए, यही हमारा उद्देश्य है। सर, इस योजना के अंतर्गत आपने एक हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया है। सर, गांव के लोगों की यदि मैं बात करूं तो गरीब तबके के लोग आते हैं जो अधिक जो है शिक्षित नहीं होते हैं, तो इस हेल्थ कार्ड का वो प्रयोग कैसे कर सकते हैं जो आप उन्हें मुहैया करा रहे हैं? देखिए, हम उन्हें मुहैया करा रहे हैं, पर ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास कार्ड नहीं पहुंच पाएगा। तो हम उन सभी गाँव वासियों से यही कहेंगे कि अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है पर तब भी आप इन सब गाँव से तो आप हॉस्पिटल आए। आप जब हॉस्पिटल आएंगे आप बताएंगे कि अब इन गाँव के वासी हैं, तो आपको यहीं से ही हेल्थ कार्ड मिलेगा। यहीं से हमारा एक अलग काउंसलिंग लॉन्च बनी हुई है जहाँ पे काउंसलर होगा, एक डेडिकेटेड आपको चीज़ें बताएगा कि ये लाभ आपके लिए है, ये लाभ आप ले सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड टीम उसके लिए तैयार करी हुई है। और ऐसा नहीं कि कार्ड सबके पास होना चाहिए, बस वो गांव के वासी हैं, आए अपना आधार कार्ड या कुछ भी एड्रेस अगर दिखाएंगे तो उनके लिए सब छूटें, जितनी भी हमने छूटें जो बताई हैं, ये सब छूटें उसमें हैं। तो सर, ये योजना काफ़ी बड़ी है, लक्ष्य भी 50 गाँव का काफ़ी बड़ा है। जन जन तक पहुंचाने में जो कुछ चीज़ें हैं वो कौन सी होंगी जो सहायक की भूमिका अदा करेंगी और इस लक्ष्य को कम समय में पूरा करने में सहयोग देंगी? ये चीज़ तभी कामयाब हो पाएगी गांव के लोग अगर सामने आएंगे। गांव में अगर हम देखें, हर गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं, लोग जुड़े भी हुए हैं। जो हमने कार्ड की जो लॉन्चिंग करी थी उसमें हमने 50-60 जो लोग आए थे उस गैदरिंग में, वो अपने अपने गांव के वरिष्ठ लोग थे, वहाँ के पुराने प्रधान थे, वहाँ के जो जिनके टच में पूरा गांव जुड़ा हुआ है। तो उन लोगों की अहमियत, उन लोगों का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि हम असल में हम भी जाएं गांव में, उनके ज़रिए ही जाएंगे। तो जो गांव के लोग हैं उनकी मदद के ज़रिए गांव में और अंदर सबसे टच बना के ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्या हर गांव में एक सेंटर जो है निर्धारित किया जाएगा, कैंप बनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कैंप होंगे और ये उन्हीं के ही घर में होंगे जो वहाँ के पुराने प्रधान हैं या फिर वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके घर में कैंप लगाए जाएंगे। वहाँ पे लोग आएंगे, साइन करेंगे, अपना कार्ड लेंगे और साथ में हमारे जो कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ ऑन द स्पॉट किसी की कुछ सेवा हेल्थ की वहाँ पे होगी तो उसका भी क्वेरी का वो लोग आंसर करेंगे उसके जरिए। सर, जैसे ये हेल्थ कार्ड है योजना के अंतर्गत जो लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड, इस हेल्थ कार्ड का जो प्रयोग है वो सिर्फ यथार्थ हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है? शहर के किसी भी अन्य हॉस्पिटल में भी इस हेल्थ कार्ड का लाभ मिल सकता है? ये यथार्थ का ही हेल्थ कार्ड है। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन हो, नोएडा हो, ग्रेट नोएडा, उसमें करा जा सकता है। और कोरोना के समय भी अगर हम देखें तो हमारा एक लोगों के लिए फ़ायदा ये रहेगा इसमें कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं, कोरोना के लिए एक अलग हॉस्पिटल है और नॉन कोरोना के लिए अलग हॉस्पिटल है, जो कि ग्रेटर नोएडा ओमेगा 1 है और नोएडा सेक्टर 110 है। तो बाकी हॉस्पिटल्स में जैसे एक ही हॉस्पिटल में कुछ लोग कोरोना पेशेंट रख रहे हैं और उसी हॉस्पिटल में नॉन कोरोना पेशेंट रख रहे हैं, तो हमारे जो जितने भी गांव के लोग हैं वो सेफ रह पाएंगे। इससे उनको डर नहीं है कि इन्फेक्शन का डर हो जाए, संक्रमित का डर हो जाए, क्योंकि हमारे अलग अलग हॉस्पिटल हैं, कोरोना के लिए अलग हॉस्पिटल और नॉन कोरोना के अलग हॉस्पिटल। तो दोनों ही सेवाएँ गाँव वासियों को मिल पाएंगी। सर, इस हेल्थ कार्ड के तहत कितने प्रतिशत का जो है लाभ चिकित्सा में मिलेगा लोगों को? देखिए, अगर हम MRI की बात करें, लैब की बात करें, OPD की बात करें, इन सब पे डिस्काउंट हैं। अभी भी जो गांव के लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि अभी तक उनके लिए डिस्काउंट या रेट कम नहीं थे, बिल्कुल थे। अगर कोई कहता था कि हम इस गरीब तबके के हम अफोर्डेबल नहीं कर पाते, तो हम कभी पेशेंट को मना नहीं करते हैं कि नहीं आपका इलाज नहीं हो पाएगा। हम करते थे, उनका डिस्काउंट करते थे, उनको करते थे। पर अब जो OPD में जो लोग आएंगे, मतलब कि लैब, MRI, एक्सरे, CT स्कैन और डॉक्टर परामर्श, उन पे भी डिस्काउंट होगा। 25% से लेके 50% तक अलग अलग कैटेगरी में छूट है गांव वासियों के लिए। सर, यदि इस योजना का लक्ष्य पूरा होता है तो इसके बाद जो आपके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का अगला कदम क्या होगा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव की सेवा करी जाए, वही हमारा उद्देश्य है। जैसे हमने बताया कि हम सब अभी गांव के रहने वाले हैं और जब गांव वासियों के बीच में जाते हैं तो अच्छा लगता है। एक जो उनसे जो आनंद आता है, जो क्लोजनेस होती है, गांव के लोगों की अलग होती है। तो ऐसे बहुत गांव है जहाँ पे हम यहाँ पे जाते रहते हैं आसपास, खूब प्रधानों के दरबारों पे बैठ के चाय पी हमने। तो यही रहेगा कि गांव वालों के कैसे जुड़ा जाए, उनकी कैसी सेवा करे जाए, उसके लिए यही उद्देश्य है, आगे भी रहेगा इसी चीज़। सर, इस प्रकार की जो सेवा का विचार है, उसका जो जन्म है वो लोगों के बीच में जाकर मिलता है या मन से कुछ सेवा का भाव उत्पन्न आपके भीतर अचानक यूं ही होता है?
नहीं, जैसे अभी जो कोरोना का जो समय था, महामारी का समय था, अगर ऐसे समय में हॉस्पिटल सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो हॉस्पिटलों को तो कहीं ना कहीं तो ये तो जिम्मेदारी और फ़र्ज़ बनता ही है कि भाई जो डॉक्टर बने हैं लोग किस लिए बने? इसलिए तो बने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, और इसीलिए ही हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीच में पहुंचा जाए। तो उसी से ही ये सोच आई हमें। सर ये तो मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल का एक उद्देश्य होता है जिसके तहत आप भी उस उद्देश्य को पाने की पूरे हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन ना यदि मैं बात करूँ कि जो सेवा का भाव है वो लोगों के बीच में जाने से हमारे भीतर जो है पनपता है, या मन से ही ऐसा ठान रखा है कि मन से ही हम आए दिन कुछ ना कुछ सेवा लोगों की किसी न किसी रूप में हम करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। जैसे हमने बताया कि जब लोग देखते हैं कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जब लोग एक्चुअली स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, तो तभी हमें लगा कि नहीं, फिर तो स्वास्थ्य सेवाएं जानी चाहिए। सेवा का मन भाव तो पहले से ही होगा, शायद तभी हमें ये चीज़ आई। और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कैंप में जब गांव में जब गए तो लोग, हमारे डॉक्टर्स भी सामने आए कि नहीं, हमें गांव के बीच जाना है, हमें ये कैंप्स करने हैं, हमें गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देनी है। तो सबका एक ये विचार आया था। सर, अन्य हॉस्पिटल जो यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में, तो जो आपने एक बीड़ा उठाया है सेवा का, तो अन्य हॉस्पिटलों से भी कुछ अपेक्षाएं हैं आपको? नहीं, अपेक्षाएं तो अभी हम देखें तो सभी हॉस्पिटल ने जो कोरोना के समय जो काम करा है वो सभी ने अच्छा काम करा है। और सभी ऐसा नहीं है कि हमारे अलावा और भी बहुत संस्थाएं हैं जो गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों ने जिस तरह से गांव के लोगों के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं गांव में जा जाके, वो भी अच्छा है। और मैं ये सभी बाकी अस्पतालों से भी कहूँगा कि जो भी जितना भी गाँव के लोगों के लिए ट्रीटमेंट में हेल्प करी जाए वो करनी चाहिए। सर, एक प्रश्न कि जो हेल्थ कार्ड है उसका वास्तविक जो लाभ है वो कितने प्रतिशत मिल सकता है इस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत? नहीं, बिल्कुल। ये हेल्थ कार्ड ऐसा नहीं है कि इसमें एक सर्टेन अमाउंट है कि आपको उतना लाभ मिल गया तो और आगे नहीं मिल पाएगा। आप जब भी आएंगे इसका लाभ ले पाएंगे। भाई अगर हम बात करें तो 50,000 से लेके 1-1 लाख तक की इसमें छूट मिल सकती है अगर कार्ड को बार बार यूज़ करा जाए उस चीज़ में। उदाहरण के रूप में यदि मैं सर एक उदाहरण की मैं अगर बात करूं, किसी का बिल 1 लाख का यदि बनता है और उसके बाद वो हेल्थ कार्ड दिखाता है आपके हॉस्पिटल में, तो उस हेल्थ कार्ड को दिखाने के बाद जो 1 लाख का उसने उपचार कराया था, कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा? इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा उसको। अगर हम देखें तो अगर नॉर्मल पेशेंट जो एडमिट होते हैं उसमें तो डेफिनेटली 30,000 तक का उसमें उसको डिस्काउंट मिल सकता है इस कार्ड के जरिए। 30% का वो लाभ ले सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग किस तरह का उसका इलाज हुआ है। अब जैसे कुछ इलाज होते हैं, जैसे सर्जरी होती है, जैसे ऑर्थो की सर्जरी हुई, कार्डियक की सर्जरी हुई, छल्ले जिसमें हार्ट में पड़ते हैं, उसमें तो कॉस्टिंग अलग होती है क्योंकि उसमें जो इम्प्लांट डलता है उसकी अपने आप में कॉस्ट होती है, तो उसमें शायद उतना स्कोप नहीं होता। पर जो बाकी जो सर्जरीज होती हैं जो होता है उसमें डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो सर ये जो लाभ जो आप देंगे इस कार्ड के अंतर्गत, क्या ये लाभ अन्य हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो अगर तुलना करूं मूल्य की, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जो हेल्थ कार्ड है वो कहीं भी पता कर ले लेकिन हमसे सस्ता, हमसे अच्छा इलाज कोई नहीं दे सकता? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये तो जिस बात हो गई कि जब पेशेंट एडमिट हुआ है, पर जो ओपीडी बेसिस पे भी होती है, जो और भी जांचें होती हैं, उसमें तो छूट कहीं नहीं मिलती है। जैसे कि हम ओपीडी की बात करें, एक्सरे की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की, लैब के जांच की, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन और बचाव हो। तो अगर इनिशियली स्टेज में अगर उसने लैब जांच करवा ली, उसने अपने एमआरआई करा लिया या सीटी करवा लिया, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि ये बीमारी है, अभी से ही उसका बचाव करा जा सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि इनिशियल स्टेज में ही उसको शुरू में ही कम से कम खर्चे में काम हो जाए, जिससे उसको ज़रूरत ही ना पड़े कि उसका 1 लाख का बिल बना। हम चाहते हैं शुरू में ही उसको सब चीज़ें मिल जाए। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी और हॉस्पिटल में कहीं पे हो रही है। हाँ, फाइनल बिल में कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर कर देते हैं लोग, बट फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही हम चाहते हैं कि सस्ते में ही कम से कम खर्चे में गांव वालों की मदद हो पाए।
सर, यदि मैं योजना की बात करूं, आपने योजना आरंभ की, आपने 200 बेड की कोरोना काल में सेवा दी अपनी। यदि मैं इससे अलग हटके बात करूं तो क्या एम्बुलेंस सेवा भी आपके यहाँ से मुफ्त चलाई जा रही हैं? बिल्कुल, जो भी गांव जो भी गोद लिए गए हैं उनके लिए एम्बुलेंस की तो सेवा बिल्कुल है, और वो पहले भी थी, उसमें ऐसा नहीं है, और पहले भी मुफ्त थी। एम्बुलेंस सेवा तो पहले भी मुफ्त थी। लोगों को असल में थोड़ा इसके बारे में प्रचार कम होता है, लोगों को पता नहीं होता है, पर अगर आप हमारे हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस सेवा मांगेंगे और अगर आप आसपास के रेडियस में रहते हैं तो उस रेडियस में एम्बुलेंस बिल्कुल पहुंचेगी आपके पास। सर, चैनल के माध्यम से वो नंबर क्या होगा जिससे कोई व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस सेवा का मुफ्त में लाभ उठा सकता है? जी, आप हॉस्पिटल के जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है उस पर जब कॉल करेंगे तो सबसे पहले यथार्थ हॉस्पिटल में आता है एम्बुलेंस सेवा के लिए 1 दबाएं। जी। तो जैसे आप हॉस्पिटल नंबर्स पे कॉल करेंगे तो अगर आप 1 दबाएंगे तो उस पर हमारा ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस का जो कॉल सेंटर है हॉस्पिटल के अंदर उसके पास कॉल ट्रांसफर हो जाती है और वो एम्बुलेंस डिटेल्स भेज सकता है आपको। तो जब भी आप यथार्थ हॉस्पिटल कॉल करें तो आपके सबसे पहले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि एम्बुलेंस या आपातकालीन की स्थिति में 1 दबाएं, अन्यथा बाकी डॉक्टरों के ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए 2 दबाएं। तो वो नंबर 1 नंबर दबा के आप हमारी एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जितने भी आपके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के डॉक्टर्स टीम है, क्या उनका जो है आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं अभी जो अगर आप देखें भी अस्पतालों में एक बड़ा तबका गांव वालों का ही आता है। सोसाइटी में हम नोएडा जैसी जगह भी रहने के बावजूद भी जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो गांव के ही पेशेंट्स होते हैं। मतलब कि गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, और जो बीमारी होती है वो गांव में ज़्यादा फैलती है, वहाँ पे कम बचाव होता है। तो अगर गांव वालों की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हर डॉक्टर इसके लिए सामने आया है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यथार्थ जी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मौजूद यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के निर्देशक यथार्थ त्यागी जी। काफ़ी अच्छी पहल है यथार्थ अस्पताल की। अन्य अस्पतालों में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि गांव के गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है या कोई पहल उठाई जा रही है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है और हर हॉस्पिटल को ऐसी सोच जो है रखनी चाहिए। और यदि ऐसी सोच का निर्माण हर हॉस्पिटल के निर्देशक के भीतर यदि बीज की तरह जो है कार्य करता है तो ये कह पाना बिल्कुल सरल होगा कि आने वाला जो समय है हिंदुस्तान का वो एक स्वस्थ भारत के रूप में जाना जाएगा। नोएडा से सहयोगी पंकज शर्मा के साथ निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।